एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ते हैं 6 to 12 क्लास का, तो हमने शुरू में भी कहा था कि हम इसको 3 लॉट में बांट लेंगे। 3 लॉट का मतलब कि सबसे पहले हम लोग 6 to 8 क्लास एक साथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से 9th और 10th क्लास एक साथ पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे 11th और 12th क्लास। अच्छा भाई, प्रधानमंत्री जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि भारत में विविधता में ही एकता है। तो गंवार ही होगा, उसको भाषाई रूप से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, पता नहीं बिजली के बारे में जानता है कि नहीं जानता है, कार देखा है कि नहीं देखा है, तो मन में भ्रांति बन जाती है। इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह है। ये सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि अगर कोई एक बिहारी मजदूर अगर महाराष्ट्र में जाके काम करता है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों के मन में, खास करके मराठी जो समाज के लोग हैं, उनके मन में एक अलग ही भ्रांति बन चुकी है, पूर्वाग्रह बन चुका है। ये भी सत्य है। केवल ये बात आप सत्य नहीं, हम देखते हैं कि उनको तो कभी रोता हुआ आप देख नहीं सकते हैं, और लड़का यदि रो दिया तो उसको कहीं ना कहीं स्कूल में मजाक बनाया जाता है कि भाई देखो लड़की की तरह रो रहा है। ये भी है हमारे यहाँ, तो आप देखिए लड़का लड़का के बीच में शादी हो रहा है, लड़की लड़की के बीच में शादी हो रहा है, और नारीवादी विचारधारा में तो कहीं ना कहीं भाई बिल्कुल इसको, और वो भी खास करके आप तौर पर आप नारीवादी सिद्धांत के यदि हैं, तो उदारवादी देखिए, नारीवाद का एक अलग अलग चरण चला, उसमें उदारवादी नारीवाद में तो सिंपल सी बात था कि भाई ठीक है, मान लेते हैं कि पुरुषों के द्वारा हमारा शोषण किया गया है, तो हमें अपना अधिकार चाहिए। लेकिन एक आएगा रेडिकल फेमिनिज्म, उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि अगर कोई महिला पुरुष के साथ शादी करती है या पुरुष के साथ किसी भी तरीका का संबंध बनाती है, तो समझ जाइए कि वह नारी के पूरे समूह का वह दुश्मन है। यानी कि ऐसी स्थिति में अब हुआ कि तब शादी विवाह कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा। तो ये कहा गया उस रेडिकल फेमिनिज्म में कि भाई लड़की का शादी सिर्फ और सिर्फ लड़की के साथ ही होगा। तो आप देखिए शहरों में, खास करके अपना इंडिया में तो ऐसा कल्चर बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन विश्व स्तर पर यदि आप देखें, खास करके यूरोप के समाज को देखें, तो वहाँ पर ये सब आम बातें हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई पाकिस्तानी अपने इंडिया में यदि आ रहा है भ्रमण करने के लिए, भले घूमने के लिए आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको पूछेंगे कि कहाँ से हो भाई, कहेगा पाकिस्तान से है, एक मन में क्या बन जाएगी, पूर्वाग्रह है। अपराधी नहीं, कोई तो उसको आतंकवादी मान लेगा, है कि नहीं है। मैंने पूर्वाग्रह बन चुका है। यही सब चीजें हैं। हम पहले कोई कितना भी समझा ले कि ना ना ये तो भाई देखो अपना ही इंडिया का आदमी था पहले, अब बाद में ना पाकिस्तान बन गया है, तो इंडिया का ही आदमी, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो अब क्या करोगे, बंटवारा हो गया हो गया, लेकिन है तो अपना ही घर का आदमी। भाई एक ना एक दिन आएगा कि जब पूरा पाकिस्तान अपना हो जाएगा, आएगा जरूर आएगा। पाकिस्तान की स्थिति खराब होगी बाद में, कहीं ना कहीं मान लो कि विश्व स्तर पर भारत की एकदम स्थिति थोड़ी सी और समृद्धशाली हो जाए, अगर रूस उस टाइप का हो जाए, तो चिल्लाते रहेगा लोग, बाकी देश यूक्रेन की तरह हमला पे हमला करते रहेगा। है कि नहीं है। कभी ना कभी एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ते हैं 6 to 12 क्लास का, तो हमने शुरू में भी कहा था कि हम इसको 3 लॉट में बांट लेंगे। 3 लॉट का मतलब कि सबसे पहले हम लोग 6 to 8 क्लास एक साथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से 9th और 10th क्लास एक साथ पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे 11th और 12th क्लास। अच्छा भाई, 6 to 8 क्लास में हमें मात्र और मात्र 3 ही चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है इसमें हिस्ट्री यानी इतिहास, एक हमको पढ़ना है ज्योग्राफी भूगोल, और एक हमें पढ़ना है थोड़ा सा सामाजिक अध्ययन जिसमें समाज शास्त्र, और इसी में हमें थोड़ा सा राजनीतिक शास्त्र, दोनों का मिलता जुलता रूप यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बाकी जब 9th 10th से अब आगे जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी और बृहद लेवल पर हो जाती हैं। वहाँ पर हिस्ट्री अलग हो जाएगा, ज्योग्राफी अलग हो जाएगा, राजनीति विज्ञान अलग हो जाएगा, अर्थशास्त्र अलग हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग 9th और 10th में देखते हैं, जबकि 11 12 में तो और ज़्यादा बारीकियों में ये बट जाएगा, जैसे हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटिकल साइंस अलग, इकोनॉमिक्स अलग, अगर सोशोलॉजी कोई ले रहा है तो उसका पेपर अलग। मैंने सारे विषय वस्तुएं इस तरीका से सजाए गए हैं। तो हमारा जो है भाई 6 to 8 क्लास तक का हिस्ट्री फिनिश हो चुका है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं जो दी गई हैं 6 to 8 क्लास की, उसको सबसे पहले ख़त्म कर लिया जाए, और उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पर चलेंगे, क्योंकि इसमें मुश्किल से 8 दिन का समय लगेगा। प्रत्येक दिन अगर एक चैप्टर भी हम लोग फिनिश मारेंगे, तो इस कंडीशन से हमें 8 दिन यहाँ पर 6 क्लास में लगने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। केवल ये समझना है, क्योंकि हमारे जो कंपटीशन में इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है, बस यही हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें इसके बारे में, क्योंकि ये बच्चा क्लास का ना है, तो मान के चला गया है कि ये 6 क्लास के बच्चों को किस तरीका से आप समझाइएगा, उस हिसाब से यहाँ पर भाषा का चयन किया गया है, शब्दों का चयन किया गया है। लेकिन जैसे ही आप इस पूरे अध्याय को पढ़ लेते हैं, तो आपको एक समझ विकसित हो जाएगी, और वही समझ फिर आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है पूरा का पूरा अध्ययन में। तो चलते हैं अध्याय 2। इसमें लिखा हुआ है विविधता एवं भेदभाव, और इसमें हम लोग देखेंगे, कल हमारा जो टॉपिक था उसमें हम लोग विविधता के बारे में देख रहे थे। उसमें हमने पता लगाया था कि किस तरीका से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि भारत में विविधता में ही एकता है। तो ये एक सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा कारगर सेंटेंस था, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें विविधताएं बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी हम एकता को बनाए हुए हैं किस तरीका से, तो उसके बारे में हमने अध्याय
1 में पढ़ लिया है। अभी अध्याय 2 में हम चलेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे हैं कि हमारा एक विविधता वाला कल्चर है। इसमें पुरुष भी है, महिला भी है, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग जो हैं जो अपाहिज हैं। तो ऐसे भी लोगों के साथ हमारा समाज मिलकर बना हुआ है। तो इन लोगों के साथ हम लोग कैसे मिलजुल कर रहते हैं, और अगर हम इनके साथ, क्योंकि ये व्यक्ति मान लीजिए कि अपंग है और अपंग होने के कारण यदि एक सामान्य मनुष्य इसके साथ भिन्नताएं बरते तो इसको कैसा महसूस होता होगा, किस तरीका से महसूस होता होगा, ये तमाम चीज़ें हम इसमें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। आप सोचिए कि भारत कैसा देश रहा है या कैसा देश है हमारा, जिसमें टोटल अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो मुख्यतः 8 धर्म हैं। ऐसे तो बहुत सारे धर्म हैं लेकिन मुख्य रूप से मानने वाले 8 धर्म हैं और उनके 8 के 8 धर्म के मानने वाले अनुयायी भारत में पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि धर्म के आधार पर ही पहले ही विविधता यहाँ पर है। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और देखिए यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। नाचने की भी कलाएं 100 से भी ज़्यादा हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। अपने से अगर कोई अलग है तो एक मन में विचार उत्पन्न हो जाता है कि भाई वह कैसा व्यक्ति है। वो भले हमारा विचार सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, एक मन में एक विचार बन जाता है। यही बात यहाँ पर इस अध्याय के माध्यम से हमें समझाई जा रही है। अगला अगर हम पृष्ठ को चलें तो यहाँ पर लिख रहा है कि भाई अगर एक पूर्वाग्रह की स्थिति बन जाती है, क्योंकि हम एक मन में विचार बना लेते हैं कि हमारे सामने जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किस तरीका का है। हम भले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रखे हुए हैं लेकिन एक मन में पूर्वाग्रह बन जाता है। अच्छा, पूर्वाग्रह के बारे में यहाँ पर कुछ बातें कर रहा है, उसको देखते हैं इस अध्याय में। तो उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को अपने आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? पूर्वाग्रह का मतलब पूर्व से ही आपने उसको मान लिया कि वह व्यक्ति इसी तरीका का है या फिर ऐसा ही होगा। पहले से ही हम इमेजिन कर लेते हैं किसी भी विषय वस्तु को बिना समझे, हम पहले से ही इमेजिन कर ले कि ये ऐसा ही होगा, वही पूर्वाग्रह कहलाता है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए तो ग्रामीण लोग और शहरी लोग के बीच में एक ना पूर्वाग्रह बन जाता है। जैसे कोई ग्रामीण इलाके का कोई लोग है और वो पहली बार शहर जाएगा तो उसके मन में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि शहर के लोग इस तरीके के होते हैं, क्या ऐसा ऐसा होता है। और अगर कोई ग्रामीण इलाके का व्यक्ति शहर में जाए तो शहर में रहने वाले लोगों के मन में एक भ्रांति या फिर एक पूर्वाग्रह बन जाती है कि गांव का आदमी है तो गंवार ही होगा। उसको भाषाई रूप से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी। पता नहीं बिजली के बारे में जानता है कि नहीं जानता है, कार देखा है कि नहीं देखा है, तो मन में भ्रांति बन जाती है। इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह। तो आप इस तरीका से एक सूची बना सकते हैं जिससे कि आपको जानने में आसानी होगी कि किस तरीका से शहर के लोग और ग्रामीण लोगों के बीच में एक पूर्वाग्रह बन जाता है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। हमने अभी समझा दिया आपको कि अज्ञानी की भांति जैसे शहरी लोग, आज भी शहर का कोई व्यक्ति है और एक मन में भ्रांति बना हुआ है कि शहर के लोग ही पढ़े लिखे होते हैं, गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गांव के लोगों के पास उतनी ज़्यादा ज्ञान नहीं है जितना कि शहर के लोगों के पास है। तो कोई ग्रामीण इलाके का आदमी अगर शहर में पहुंचे तो शहरी लोग के मन में एक भ्रांति बन जाती है, पूर्वाग्रह बन जाता है, यह तो भाई अज्ञानी ही होगा क्योंकि इसके पास उस लेवल की शिक्षा या उस लेवल का रहन सहन नहीं मिला है जिस लेवल का हमको मिला है। एक पूर्वाग्रह बन जाता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं।
जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। अब आज भी देख लीजिए आप, आज भी देख लीजिए गाँव में क्या है भाई, आज भी कहीं ना कहीं आपको एकता दिखाई दे देगी। चाहे एक दूसरे के घर के बीच में दुख दर्द की कोई समस्या है तो उसमें हम लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर शहरी लोगों को देखिए, बगल वाले फ्लैट में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। उसको बस अपने निजी ज़िंदगी से मतलब है कि मेरा परिवार, मेरा व्यक्ति बस उतना ही दूर में वो रहना चाहता है, अपना चुपचाप पैसा कमाना चाहता है और आलसी की तरह जीवन जीवन मतलब जीना चाहता है। अब ग्रामीण लोग हैं कि भाई गांव के बगल में किसी को समस्या आ गई तो तुरंत वहां पर जाएंगे, आज भी ऐसा नेचर है। तो एक मन में ये पूर्वाग्रह बना हुआ है। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और हम अपने दिमाग में उसे बिठा लेते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह, या पूर्वाग्रह के रूप में ले लेते हैं। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। पहले से ही इमेजिन कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादातर बातें नकारात्मक होगी, सकारात्मक तो होगी नहीं। और जैसे ही कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह ही है। आप जानते नहीं है उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन एक मन में एक भ्रांति बन गई है, एक विचार बन गया है जिससे हम मान लेते हैं कि वह व्यक्ति इसी तरीका का आचरण करेगा। फिर हम देखें कि जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं। मतलब पहले से ही हम मान लिए कि भाई हमने जो किया है काम वही श्रेष्ठ है, दूसरा जो काम कर रहा है वो श्रेष्ठ नहीं है। तो यह भी एक कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह के ही आप शिकार है। आपने अच्छे से समाज को समझा नहीं, अच्छे से परिवेश को नहीं जाना और आप एक मन में भ्रांति बना लिए हैं तो कहीं ना कहीं आप भी पूर्वाग्रह के ही शिकार हो गए हैं। तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, अगर हम सोचते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, अक्सर दूसरे के बारे में हम बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उससे दोस्ती नहीं करना चाहते। इसी वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। और आज भी आप देख सकते हैं, भले भारत में विविधता में एकता है, ये सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि अगर कोई एक बिहारी मजदूर अगर महाराष्ट्र में जाके काम करता है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों के मन में, खास करके मराठी जो समाज के लोग हैं, उनके मन में एक अलग ही भ्रांति बन चुकी है, पूर्वाग्रह बन चुका है। यह भी सत्य है। केवल ये बात आप सत्य नहीं कह सकते हैं कि नहीं भाई एकदम हमारे भारत में विविधता में ही एकता है। ये तो बिल्कुल सत्य है कि हमारा विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में और फिर भी हम एकता बनाए हुए हैं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सत्य बातें ही हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य में एक गरीब राज्य का व्यक्ति, जैसे खास करके बिहार का मजदूर यदि जाता है, उसे कहीं ना कहीं प्रताड़ित होना पड़ता है। चाहे उसके भाषाई आधार पर होना पड़े, चाहे उसके रहन सहन के आधार पर होना पड़े, कई एक आधार बन सकते हैं, कुछ भी आधार बन सकते हैं। और दक्षिण भारत में भी आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पर भेदभाव होता ही है। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पूर्वाग्रह बना लिया है उसके मन में कहीं ना कहीं एक विचार उत्पन्न हो जाता है और उस विचार के ही कारण हम कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को दुख या कष्ट पहुंचा देते हैं। यही इस अध्याय में समझाने का हमें प्रयास किया जा रहा है। फिर आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे की कड़ी में लिख रहा है कि लड़के और लड़की में कैसे समाज हमारा भेदभाव करता है। या आप घर के ही स्तर पर देख सकते हैं कि लड़का और लड़की के बीच में ही भेदभाव है। आप देखिए कि समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है जो आप सोच रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों की एक सूची में से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों की चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, वे बहुत ही सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। अब आप बताइए कि इनमें से कौन कौन से जो कथन है किस में जाएगा? लड़का वाले के पक्ष में कौन कौन सा कथन जाएगा और लड़की के पक्ष में कौन कौन सा हमारा कथन जाने वाला है? और आप देख सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई कहे खाना पकाने में निपुण है, तो मन में एक विचार आएगा कि खाना पकाना किसकी कला है? केवल लड़की ही कर सकती है, लड़का कर ही नहीं सकता है। मैंने एक मन में भ्रांति है, पूर्वाग्रह, पहले से ही हमने पूर्वाग्रह कर लिया है। इसी तरीका से शरीर बलिष्ठ है, मतलब शरीर मजबूत है, तो शरीर किसका मजबूत होता है? फिर से आप लोग के मन में भी एक पूर्वाग्रह बन गया है कि कि कहीं ना कहीं लड़के की ही लड़की की शरीर जो होती है वो कोमल प्रवृत्ति की होती है और लड़का का शरीर जो है उनकी अपेक्षा बलिष्ठ होता है। ये पूर्वाग्रह है, इन्हीं की एक लिस्ट दी गई है और आप इसको सजा कर बता सकते हैं।
तो चलते हैं हम अगले पृष्ठ की तरफ। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये कुछ लड़के और लड़कियों को दिखाया गया है, और इस माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि लड़कियों और लड़कों के बीच में एक भेदभाव जो है पहले से ही हमारे मन में पूर्वाग्रह के रूप में मस्तिष्क में कहीं ना कहीं बैठ चुका है। और ये अगली जो कड़ी है इसमें हम देख सकते हैं कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या करते हैं बातें भाई? मैं लंगड़ता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? एक व्यक्ति जो है अपाहिज है, उसके मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा है। वो भाव कैसा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीका से एक और व्यक्ति है, इसके बारे में कह रहा है कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मतलब एक अपाहिज व्यक्ति है, इसको एक सामान्य मनुष्य कैसे किन नज़रों से देख रहा है। मैं एक इंसान हूँ, ये भी कह रहा है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। मतलब भाई एक अपाहिज व्यक्ति है, कोई एक सामान्य मनुष्य उसको कुछ टोन करे, कुछ कुछ वक्तव्य दे, तो ऐसी स्थिति में इसको ऐसा लगता है कि मैं समाज से छुप ही जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। बार बार इस तरीके के शब्दों से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। क्या उसका दिमाग सही है? इसी तरीका से एक और व्यक्ति के बारे में आप देख सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। इस तरीका से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। बात को समझिए, विकलांग शब्द कहीं ना कहीं मतलब वो समाज के लिए थोड़ा सा ना अच्छा शब्द नहीं माना जाएगा। एक विकलांग जो शब्द होता है ना, हम मान के चलते हैं कि वह व्यक्ति दीन दुखी टाइप का आदमी है, उसको एक अलग ही श्रेणी होनी चाहिए, वो सामान्य मनुष्य की श्रेणी में नहीं आना चाहिए, उसको एक अलग ही तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक मन में अजीब सा मतलब दया वाला भाव आना शुरू हो जाता है, जबकि वह भी मनुष्य है भाई। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे ही विकलांग शब्द सुनेंगे ना, एक मन में पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाएगा। उसको किस तरीका से सोचना चाहिए, उसको किस तरीका से रखना चाहिए, उसे किस तरीका से व्यवहार करना चाहिए, मन में पूर्वाग्रह बन जाता है। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास जरूरतों वाले बच्चे, खास जरूरतें वाले बच्चे, माने ऐसे बच्चे जिन्हें खास जरूरत है। उसके बाद से उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ ही में अपनी भावनाओं और विचार भी दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। ये जितने भी बच्चे हैं, रूढ़िबद्ध धारणा मतलब जो पहले से ही समाज में एक रूढ़िता वाली धारणा बन चुकी है कि भाई ये व्यक्ति जो है, अगर ये मान लो पैर से नहीं चलता है, ठीक से नहीं चल पाता है, तो इसका दिमाग भी ठीक से नहीं काम करता है। ये क्या है? एक रूढ़िवादिता बन गई है, एक धारणा बन गई, एक पूर्वाग्रह बन गया है। तो समाज में जो सामान्य मनुष्य है कहीं ना कहीं इसको धारणा के रूप में देख रहे हैं। आपकी राय में क्या खास जरूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए? आपके जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के लिए सामान्य जो स्कूल चलती है उसी में उनको जगह दी जानी चाहिए कि उनके लिए एक अलग ही व्यवस्था की जानी चाहिए? तो देखिए भाई, ये दो तरीका से आप सोच सकते हैं इसको। सकारात्मक पक्ष में यदि आप देखें तो ऐसे में हमें क्या होगा कि अगर सामान्य स्कूल में वो विद्यार्थी यदि पढ़ेगा तो उसे सामान्य बच्चों के बीच में रहने, उसे माहौल को समझने का अवसर प्रदान होगा। या सामान्य मनुष्य जो होगा वह भी ऐसे व्यक्ति बच्चों को समझने, देखने और समाज में महसूस करने या फिर समाज का एक हिस्सा मानने में उनको भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। एक पूर्वाग्रह की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं कम होगी। लेकिन उसी समय यदि मान लीजिए कि सामान्य स्कूल में यदि वह पढ़ रहा है, उसे बहुत सारे अवसरों से वंचित भी होना पड़ेगा। जैसे मान लो कबड्डी का गेम है, अब वहाँ पर शारीरिक शारीरिक क्षमता का ही प्रदर्शन हो रहा है, और शारीरिक क्षमता से यदि कोई अपंग व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है कबड्डी का खेल नहीं खेल सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसे अन्य गेम की तरफ भी आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे उसे गाना के क्षेत्र में आप भेज सकते हैं, गायक बन जा सकता है, या फिर चित्रकारी के क्षेत्र में भेज सकते हैं, हस्तकला के क्षेत्र में भेज सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें हो सकती है। तो सामान्य विद्यालय में कहीं ना कहीं उनको अवसर उत्पन्न जरूर होता है, लेकिन उसके लिए एक माहौल तैयार होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और तर्क है, एक और तर्क हम लोग दे सकते हैं कि नहीं नहीं, इनके लिए तो भाई एक विशेष स्कूल ही होना चाहिए, ताकि ऐसे खास किस्म के बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्कूल, एक इसी लेवल का स्कूल होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मान लो कि अंधे कोई कोई बच्चा जो है अंधा है, उसके लिए हम अगर स्कूल खोलें तो जाहिर सी बात है उनको हमको एक अलग ही लिपि सिखानी होगी। अब सामान्य लिपि से तो काम नहीं चलेगा कि देवनागरी सिखा रहे हो, उसके बाद से रोमन सिखा रहे हो, बेचारा समझ ही नहीं पाएगा उतना ढंग से। तो उसको हम लोग ब्रेन ब्रेन लिपि जो है ना, ब्रेल लिपि, अब उसको सिखाएंगे। ब्रेल लिपि यदि हम सिखा दें तो बच्चा जो है अच्छे से समझेगा, समाज को देखेगा, और बहुत तरह तरह की चीज़ों में उसका विकास होगा, रुचि आएगी। इस तरीका से हम लोग काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों बातों पर तर्क देते हुए बात को करना है। तो आपके मन में क्या विचार आ रहा है, क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे आप लोग जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर।
अब यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है क्या भाई, कि अगर हम इन कथनों को लें कि वे रोते नहीं, आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है ना। ये पूर्वाग्रह है, यही तो पूर्वाग्रह आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए पहले से ही हमने बताया कि देखो भाई 6 क्लास यदि आप पढ़ रहे हो तो एक बच्चा की तरह यहाँ पर लिखा गया कि एक बच्चे की समझ में ये कौन कौन सी धारणा पहले से ही बैठ गई है, उसको किस तरीका से समाज के लिए नजरिया अपना कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर एक आम तौर पर एक भ्रांति बन चुकी है कि लड़कों या पुरुषों के साथ ही हम देखते हैं कि उनको तो कभी रोता हुआ आप देख नहीं सकते हैं, और लड़का यदि रो दिया तो उसको कहीं ना कहीं स्कूल में मजाक बनाया जाता है कि भाई देखो ये लड़की की तरह रो रहा है। ये भी क्या है, पूर्वाग्रह है। इसी के बारे में हम लोग बात करें कि बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के कभी रोते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना जो है ना वह कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या कोई दर्द महसूस हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। अब आप देख सकते हैं इसी तरीका से एक कोमल स्वभाव, मृदु स्वभाव, ये सब किसके लिए है, लड़कियों के लिए हम लोग जोड़ के देखते हैं। जैसे वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, कौन है, लड़कियां, एक पूर्वाग्रह। लड़का अगर उसे हरकत करने लगे तो हम उसको अलग ही श्रेणी में रख देंगे, समझ गए। अभी देखो एक अलग अलग किस्म की मूवीज आ रही हैं, इसीलिए कि समाज के एक ऐसे भी हिस्सा है, एक ऐसे भी लोगों का समूह है जिसके बारे में हमने पहले से ही पूर्वाग्रह बना लिया है। और भारत जैसा देश तो भाई समानता का अधिकार यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ तो आप देखिए लड़का लड़का के बीच में शादी हो रहा, लड़की लड़की के बीच में शादी हो रहा है। और नारीवादी विचारधारा में तो कहीं ना कहीं भाई बिल्कुल इसको, और वो भी खास करके आप जी बिल्कुल, लड़के लड़की के बीच में आप शहर जाइए तो सही, शहर में आपको दिखाई देगा ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आमतौर पर। आप नारीवादी सिद्धांत के यदि हैं तो उदारवादी देखिए, नारीवाद का एक अलग अलग चरण चला, उसमें उदारवादी नारीवाद में तो सिंपल सी बात था कि भाई ठीक है, मान लेते हैं कि पुरुषों के द्वारा हमारा शोषण किया गया है तो हमें अपना अधिकार चाहिए। लेकिन एक आएगा रेडिकल फेमिनिज्म, उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि अगर कोई महिला पुरुष के साथ शादी करती है या पुरुष के साथ किसी भी तरीका का संबंध बनाती है तो समझ जाइए कि वह नारी के पूरे समूह का वह दुश्मन है। यानी कि ऐसी स्थिति में अब हुआ कि तब शादी विवाह कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा। तो ये कहा गया उस रेडिकल फेमिनिज्म में कि भाई लड़की का शादी सिर्फ और सिर्फ लड़की के साथ ही होगा। तो आप देखिए शहरों में, खास करके अपना इंडिया में तो ऐसा कल्चर बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन विश्व स्तर पर यदि आप देखें, खास करके यूरोप के समाज को देखें तो वहाँ पर ये सब आम बातें हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़की और लड़की के बीच में शादी होता है। तो ये जो है ना रेडिकल फेमिनिज्म, बाद में फिर एक उदारवाद के बाद का नारीवाद आएगा तो उसमें कहा गया कि नहीं नहीं, नारियों का जो स्वभाव है उसके विपरीत हम नहीं जाएंगे। पुरुषों को अब इतना भी मत दबा दीजिए कि भाई वह समाज का ही हिस्सा खत्म हो जाए और केवल नारी 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 ही रह जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ ध्यान में रखते हुए उदारवाद के बाद का नारीवाद को ही अपनाया गया है और अपना समाज भी उसी के तहत चल रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने और समझने वाली बातें नहीं है। आइए थोड़ा सा आगे देखें। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, ये सब क्या है, पूर्वाग्रह है। ठीक है, समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान भी लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई लड़का श्रृंगार करता है तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि देखो ये लड़कियों की तरह श्रृंगार कर रहा है कि नहीं, पूर्वाग्रह है। यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए हमारी जो सोशल साइंस है ना उसमें एक समझ विकसित कर रहा है कि हम किस तरीका से अपने समाज को, अपने परिवेश को समझें, और हमारे समाज या परिवेश में जो विविधताएं पाई जा रही हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। अब यहीं पर आप देखिए तो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, किस तरीका से रूढ़िबद्ध धारणाएं बन रही है आपको इसको समझना है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा। किसी व्यक्ति के बारे में हम पक्की धारणा बना ले कि नहीं बिल्कुल एकदम ऐसा ही आदमी है, तो हम किसके शिकार हो गए हैं, तो रूढ़िबद्धता के शिकार हो गए हैं। रूढ़िबद्धता का मतलब हम अपने किसी भी परिस्थिति में कोई भी कितना भी लाख समझा ले, हम मान के चलेंगे नाना जी वो तो व्यक्ति ऐसा ही है, कुछ भी कर ले, हम बिल्कुल एकदम रूढ़िवादी। रूढ़िवादी लोग ऐसे ही होते हैं। और उदारवादी लोग समय समय पर जैसी परिस्थिति वैसा बदलते जाते हैं, जब जैसा तब तैसा।
तो अब समाज को समझने का यही नजरिया है कि या तो जब जैसा तब तैसा पर चल रहे हैं, या फिर एक मन में एक रूढ़िवाद बना लिए हैं, बस उसी के अनुसार चलना चाहते हैं। तो ये अलग अलग किस्म के लोग पाए जाते हैं समाज में। तो एक रूढ़िवादिता की एक धारणा विकसित हो जाती है, हम पहले से ही मान लेते हैं वह व्यक्ति ऐसा है, तो हम उसी हिसाब से अब उसके बारे में सोचना समझना एकदम, कि कोई कितना भी हमको समझा ले फिर भी हम उसी को फॉलो करेंगे। कई बार हम किसी खास देश धर्म लिंग होने के कारण किसी को कंजूस अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। इसका सटीक एग्जाम्पल, अगर कोई पाकिस्तानी अपने इंडिया में यदि आ रहा है भ्रमण करने के लिए, भले घूमने के लिए आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको पूछेंगे कि कहाँ से हो भाई, कहेगा पाकिस्तान से है, एक मन में क्या बन जाएगी? पूर्वाग्रह। अपराधी नहीं, कोई 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 तो उसको आतंकवादी मान लेगा, है कि नहीं है? मैंने पूर्वाग्रह बन चुका है। यही सब चीज़ें हैं। हम पहले कोई कितना भी समझा ले कि ना ना ये तो भाई देखो अपना ही इंडिया का आदमी था पहले, अब बाद में ना पाकिस्तान बन गया है, तो इंडिया का ही आदमी। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो अब क्या करोगे? बंटवारा हो गया हो गया, लेकिन है तो अपना ही घर का आदमी। भाई एक ना एक दिन आएगा कि जब पूरा पाकिस्तान अपना हो जाएगा। आएगा, जरूर आएगा। पाकिस्तान की स्थिति खराब होगी बाद में, कहीं ना कहीं मान लो कि विश्व स्तर पर भारत की एकदम स्थिति थोड़ी सी और समृद्धशाली हो जाए, अगर रूस उस टाइप का हो जाए, तो चिल्लाते रहेगा लोग, बाकी देश यूक्रेन की तरह हमला पे हमला करते रहेगा। है कि नहीं है? कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। इसीलिए अब मन में एक धारणा बन गई है। अब यहीं पर आप देखिए, ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश धर्म आदि में हमें कंजूस अपराधी बेवकूफ लोग मिलते ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। वाजिब मतलब सही नहीं है। ये अलग, जैसे अपना देखो, अंग्रेजों ने एक भ्रांति बना ली थी, पूर्वाग्रह बना लिया था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट थे, अपना ही इंडिया में था, विदेश का बात छोड़ दो, सीधे लिखा कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पर भारतीय और कुत्ते, मतलब इन दोनों की तुलना देखो, भारतीय और कुत्ता को एक जैसा मान रहा है ये लोग, ये इसमें नहीं जाएगा। भ्रांति बन चुकी है, पूर्वाग्रह बन चुका है। और यही नहीं, आप यूरोप के समाज में आप जाएंगे तो विंस्टन चर्चिल जैसा व्यक्ति, जो वहाँ का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है, इंग्लैंड का उस जमाने में, विंस्टन चर्चिल एक भ्रांति बना रखा है कि भाई अब इंडिया के लोग हमें समझाएंगे कि हमें शासन व्यवस्था कैसे चलानी है। माने हमारा समाज इतना समृद्धशाली कि भाई अब वहाँ के लोग, मतलब जो इंडिया के लोग हैं, जो गरीब राष्ट्र है, जो खुद ही शोषित राष्ट्र है, और वहाँ के लोग अब हमको जो विकसित राष्ट्र है उसको समझाएंगे कि देश कैसे चलाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा पूर्वाग्रह है, यही सब पूर्वाग्रह, इसी को कहते हैं हम लोग पूर्वाग्रह। अब पूर्वाग्रह जब रूढ़िबद्ध धारणा बन जाती है तो काफ़ी खतरनाक हो जाती है। हम मान के चल लेते हैं कि ना ना वहाँ का तो लोग ऐसा ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे से उसे अलग बना रही हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती क्योंकि वो डरती हैं, हवाई जहाज नहीं उड़ा पाएंगी। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो, लेकिन फिर भी हमको समाज रोक लेता है। अब जैसे है कि भाई महिलाओं को खास करके सैन्य बल में भेजना आज भी बहुत सारा परिवार नहीं चाहता है। रूढ़िवादिता है कि भाई इनका मानना है कि शायद सैनिक बनने के लिए महिलाएं नहीं बनी हैं, सैनिक बनने के लिए सिर्फ पुरुष समाज ही बना हुआ है। तो मन में जो धारणा है ना, ये रूढ़िवादी धारणा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, अगर हमारे पास काबिलियत भी है ना, तो देखिए भाई हम उसको, अब जैसे पहलवानी का ही देख लो, पहलवानी का जो गेम होता है उसी को देख लो, उसमें ज़्यादातर कौन हिस्सा लेता है? पुरुष। पहलवानी में कौन हिस्सा लेगा? पुरुष वर्ग, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि शरीर से जो बलिष्ठ आदमी है वही ना पहलवानी करेगा, और शरीर से बलिष्ठ कौन होता है? पुरुष। एक मन में धारणा बन चुकी है, और ये पूर्वाग्रह हम पहले से ही मान लिए हैं कि ऐसा ही होता है। क्या महिलाएं नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। महिलाओं को भी जिम में लेके जाइए, उनसे भी ट्रेनिंग करवाइए, देखिए कि वो भी पुरुषों को टक्कर दे रही है कि नहीं दे रही है। ये कहीं ना कहीं एक पूर्व धारणा बन चुकी है, और इसी धारणा को हमें समझना है कि भाई हमारा समाज कैसे काम कर रहा है। असमानताएं और भेदभाव, और जाहिर सी बात है, देखो धारणा बनेगी तो असमानताएं समाज में आएगी, और उसके हिसाब से भेदभाव भी उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जाहिर सी बात, हमने शुरू में ही आपको समझा दिया कि महिलाओं को अगर हमने मान लिया कि शरीर से बलिष्ठ नहीं होती हैं, कितना भी आप हमको लाख समझा दीजिए, हम बिल्कुल उनको पहलवानी के क्षेत्र में नहीं भेजेंगे। पहलवानी छोड़ो ना, हम सेना में नहीं भेजेंगे। बहुत सारा मैंने ऐसे जो काम है ना जो कर सकती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको रोक लेंगे, हम नहीं जाने देंगे। अब क्रिकेट का ही गेम देख लो, अगर कोई अपना ही सामाजिक स्तर पर देख लो, महिला अगर बैटिंग कर रही है और कोई पुरुष अगर बॉलिंग करा रहा है, तो बगल में कोई साइड में खड़ा है तो हंसेगा कि देखो लड़की बैटिंग कर रही है, लड़का बॉलिंग करा रहा है, क्या मजाक चल रहा है। ये सब क्या है? रूढ़िवादिता धारणा है। रूढ़िवादी धारणा है भाई। हम मान के चले कि लड़कियां क्रिकेट खेल ही नहीं सकती हैं, लेकिन ये आप नहीं समझ रहे। अब ऐसी स्थिति में जो अच्छे घर की लड़कियां हैं, चाहे मतलब कोई समाज का भी लड़की समूह है ना, वो चाहती भी है कि हम क्रिकेट खेलें, क्रिकेट में हम आगे आएँ, उनको रोक दिया जाएगा, उनको आगे प्रमोट ही नहीं किया जाएगा।
अब नहीं करेंगे, समाज रोकेगा, यही तो है भेदभाव कि लड़का को आप छोड़ रहे हैं, जाइए भाई क्रिकेट खेलो, और लड़की को हम रोक दे रहे हैं, हो गया भेदभाव। बहुत सारे क्षेत्र में, अब सेना में ही आप देख लीजिए, हमने अभी आपको उदाहरण समझा दिया कि सेना में हम लड़कों को केवल भेजेंगे, लड़की को भेजेंगे ही नहीं, रोक देंगे वहीं पर। बहुत सारे क्षेत्र हैं, अब यहीं से शुरू होता है आपका भेदभाव। तो जब हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर अपना आचरण या व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज का एक ऐसा वर्ग जरूर होगा जिसके साथ हम भेदभाव करना अब शुरू कर चुके हैं। यही यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का। तो अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, ऐसे ही कोई कुआं है, हैंड पंप है, उससे पानी निकालने नहीं देते हैं, दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। क्लियर बात है। और भेदभाव की शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो आपके मन में उत्पन्न हुई पूर्वाग्रह से। आपने एक धारणा बना ली है कि समाज का एक ऐसा वर्ग है जो इसी तरीका से होता है, या इसी तरीका से सोचता है, इसी तरीका से आचरण करता है। तो देन फाइनली हम पूरे समाज का उस वर्ग के लिए एक पूर्वाग्रह जैसे ही बन जाएगा, वह उसके साथ भेदभाव करना अब आरंभ करेगा। और भेदभाव करेगा तो यही तो है असमानता, और क्या है असमानता। और इसी असमानता को तो दूर करना है। हमारे मौलिक अधिकार में देते समय, अधिकार देते समय संविधान बिल्कुल कहता है कि बिल्कुल जी, हम आपको इन असमानताओं से क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। हम आपको एकदम समानता का अधिकार देते हैं। इसीलिए तो समाज में कहीं ना कहीं असमानताएं हैं। हमारे संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे इस बात को समझ रहे थे कि समाज में आज भी असमानताएं हैं और आने वाले भविष्य में भी रहेगी। उसे खत्म करना है। उसे मान लो कि खत्म तो पूरा का पूरा नहीं कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको संतुलित जरूर कर सकते हो, बैलेंस कंडीशन में उसको ला सकते हो। तो संतुलित अवस्था में लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें उनको एक अपने संविधान में एक उनको अधिकार देना जरूरी होगा। तो आज भी आप देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर पढ़ा भी है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 पढ़े हैं ना। अस्पृश्यता का अंत क्या है? कहीं ना कहीं समाज में छुआछूत था, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। छुआछूत माने भेदभाव, असमानता। और ये कैसे उत्पन्न हुई कि हम भाई एक पूर्वाग्रह बना लिए हैं कि इस तरह के लोग जो होते हैं उनको छूने से कहीं ना कहीं हम भी अपवित्र हो जाएंगे। भेदभाव, इसी को तो हमें खत्म करना है। तो समाज में इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है। अब जैसे देखो भाई, पिछले ही अध्याय में हमने देखा था कि दो समीर थे। हमारा पिछले अध्याय में दो समीर नामक एक बालक थे। एक समीर ऐसा था जो कि मुस्लिम समुदाय से आता था, और एक समीर ऐसा था, नाम एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं। एक मुस्लिम समुदाय से आ रहा है और एक हिंदू समुदाय से आ रहा है। मुस्लिम समुदाय वाला वो अखबार बेच रहा है, बच्चा है अभी, और हिंदू समुदाय वाला जो है ना, वहाँ पर एक अंग्रेजी भाषी तुरंत अंग्रेजी बोलता है। और दोनों का नाम भले सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में बहुत सारा अंतर है। सामाजिक रूप से बहुत सारा उनके बीच में अंतर है। वे लोग आपस में दोस्त भी हैं, दोस्ती की भाव भंगिमाएं भी उनके साथ आ चुकी है, लेकिन फिर भी वह समाज में कहीं ना कहीं असमानता का शिकार हो चुके हैं। यही यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप याद कीजिए कि पिछले पाठ में समीर एक यानी पहला समीर और समीर दो यानी दूसरा समीर एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों के निम्न कोटि का मानना शुरू कर देते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था कि एक गरीब समुदाय से है तो एक धनी वर्ग से है। जैसे कार्ल मार्क्स भी विचार दे रहे हैं, तो भेदभाव को समाप्त पूछा गया कार्ल मार्क्स से कि बताइए भाई, आप भेदभाव को कैसे खत्म कीजिएगा, आपके मन में कैसी विचारधाराएं चल रही है। तो जब वो व्यक्ति अपनी पुस्तक को लिख रहा है तो अपने विचारों को उसमें व्यक्त करते हुए कह रहा है कि समाज में तो दुइये गो वर्ग ही हमको दिखाई दे रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, और एक वर्ग ऐसा है जो बहुत ज्यादा धनी है। और धनी वर्ग क्या कर रखा है कि जो गरीबों का जो अधिकार है उनको ये दबा के बैठ गया है। ऐसी स्थिति में जो गरीब वर्ग है, जिसको उन्होंने सर्वहारा कहा था, उनके जो अधिकार हैं जो उनको वाजिब रूप से मिलने चाहिए थे वो मिल नहीं रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो भेदभाव हो रहा है ना समाज में, ये खत्म हो जाए। और खत्म कैसे होगा कि बुर्जुआ वर्ग को ही हम खत्म करेंगे। अब बुर्जुआ वर्ग कैसे खत्म होगा? तो हम सर्वहारा को बुर्जुआ के श्रेणी में ला दें, या बुर्जुआ को ही सर्वहारा के श्रेणी में ला दें। यही दो कंडीशन हो सकता है कि गरीब को या तो अमीरों के श्रेणी में ला दो, या अमीर को ही गरीब बना दो। तो गरीब को अमीर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है बाबू। इसीलिए एक ही उपाय सही लग रहा है हमको अमीर को ही गरीब बना दो, कि उनकी सारी संपत्ति को छीन लो और छीनने के बाद उसको गरीबों में बांट दो। तो जैसे गरीबों का आज मान लो कि 5 बीघा जमीन हर एक गरीब को मिल गया, तो धनी को भी 5 बीघा जमीन रहेगा। हो गया समानता। कैसा मतलब बढ़िया पॉलिसी था, है कि नहीं है? मान लो कि एक आदमी के पास 100 बीघा जमीन है और एक आदमी के पास 1 बीघा जमीन है, तो 100 बीघा वाले को पकड़ो, उनका सारा का सारा जमीन हड़प लो, और उसके बाद बोलो कि देखो सबको 2-2 बीघा दे रहे हैं, जाओ तुमको भी 2 बीघा, बाकी लोग को भी 2-2 बीघा, सबको हो गया समानता। कितना बढ़िया पॉलिसी है।
अब हुआ बुर्जुआ वर्ग तो खत्म होगा नहीं, तो एगो आएगा कार्ल मार्क्स का भी एगो चेला, जिसका नाम है माओ। बोलेगा बुर्जुआ वर्ग को तो हम खत्म करेंगे जी, एक पार्टी का शासन के द्वारा, एक पार्टी, एक देश, एक भाषा, एकदम। अब वो भी पार्टी कौन सी होनी चाहिए, तो कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए। और उसी में आप लोग देखेंगे कि मजदूर और जो हमारे किसान वर्ग है यही आंदोलन की शुरुआत करेगा। और आंदोलन कैसा होगा, प्यार से नहीं। गांधी बाबा भी समाजवाद चाहते थे, लेकिन गांधी बाबा चाहते थे कि भाई समाज में समाजवाद तो आए, लेकिन कैसे आए, अहिंसा से, प्रेम से, ठीक है। जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है वह स्वयं इच्छा से ही उसको दान कर दे समाज के लिए। लेकिन माओ कहेगा कि ना ना ऐसा नहीं, हम खूनी संघर्ष करेंगे, रक्त की नदियां बहा देंगे, और उसके बाद हम पूरे के पूरे सत्ता का परिवर्तन करेंगे। तो आज भी आप देखिए, माओ की विचारधारा को मानने वाले ही तो क्या बने हैं, माओवादी। और गांधी बाबा के विचारधारा को मानने वाले गांधीवादी, और कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानने वाले मार्क्सवादी। तो आप कौन से वादी हैं, गांधीवादी। चलो, यहाँ पर आप समझ रहे हैं बात को। दोनों समीरों में से एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का भी था। समीर दूसरा जो है गरीब, विविधता का पहलू यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण वे क्या करते हैं, दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता है। आज भी आप देखिए बहुत सारे स्कूल में बच्चा यदि फटा पुराना कपड़ा पहन के आया है, तो जो अच्छा कपड़ा पहने हुआ बालक है उनको आप देखिएगा ना कि एक अलग ही नज़रिया से देखेगा, हेय दृष्टि से देखेगा, ठीक है। बार बार मजाक भी उनके प्रति उड़ाएगा। तो ऐसा तो भाई है ही। तो इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं भेदभाव या असमानता। और समाज में कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी उनसे भेदभाव किया जाता है। एक तो पहले ही से भाई एगो अलग हिसाब किताब बनाए हुए था उसका, ऊपर से वो हो गया गरीब। नहीं, एगो कहा जाता है कि एगो तो पहले ही से कोढ़ था, कोढ़ का रोगी था, और उसमें भी हो जाए खुजली ना। कितना बेकार चीज़ है कि कोढ़ का रोगी तो पहले से ही, ऊपर से हो गया खुजली उसको, और बेचारा दिन भर परेशान है। इसी तरीका से एक तो समाज का ऐसा वर्ग है जो पहले से ही दूसरे समाज के लोगों के द्वारा एक गलत मान्यता उसके लिए बना ली गई है, और ऊपर से वो हो गया गरीब। उसकी स्थिति सोचो कैसी रही होगी। और खास करके अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इनके प्रति आप देखिए इनका रहन सहन, इनका अपना ही एक समुदाय है, एक अलग ही हिसाब किताब चलता है। और ऊपर से वो लोग बेचारा गरीब भी है, आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं है जितना कि एक मतलब सामान्य मनुष्य अपने भारत का संपन्न है। तो ऐसी स्थिति में उनका सामाजिक स्थिति कैसे सुधरेगा। तो सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए ही ना कहीं एक प्रावधान बनाया गया कि इनकी स्थिति को ऊपर लाना है, तो कहीं ना कहीं इनको एक विशेष छूट देना पड़ेगा। विशेष छूट मतलब आरक्षण, रिजर्वेशन, ताकि ये लोग भी अपनी स्थितियों को सुधार सकें। सामाजिक रूप से जो पिछड़ेपन का शिकार हो चुके हैं, वो कोई भी कारण हो सकता है उनका, तो ऐसी स्थिति में उनको पुनः अपने मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ न कुछ उन्हें छूट देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और उसी का प्रावधान अपने संविधान में आपको देखने को मिलेगा। तो बार बार हम आपसे कहते हैं यही कि देखो, अपना जो संविधान जो है, कोई मतलब ये नहीं है कि आज रात में हम सोचे और कल बन गया। समाज के बहुत सारे कमियों को समझते हुए, बहुत सारे कमियों को समझने के बाद ये तय किया गया कि भाई आखिरकार जो नया भारत बनेगा उसका संविधान किस तरीका से होना चाहिए। अगर हम असमानता के शिकार हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसको दूर करना होगा। तो हमने कहीं ना कहीं आप देखिए मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार बना रखा है ना। लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, तो हमने अनुच्छेद 19 में घुसेड़ दिया। बोला कि ना ना जी, एकदम आपको बोलने की आज़ादी है, बोलने थोड़ी ना, चिल्लाने की भी आज़ादी है, आराम से बोलो, अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमको। लेकिन मर्यादा, वहीं पर मर्यादा, सीमाएं भी बांधी गई कि आप अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग तभी कर सकते हो जब आपके मौलिक अधिकार से दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। अगर दूसरे का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो फिर भाई आपका मौलिक अधिकार वहीं पर खत्म हो जाता है। हम मान लो कि हम यहीं पर लाकर लाउड स्पीकर बजाना शुरू कर दें, हम नहीं सुनना चाहते हैं, हम आपके गाना को सुनना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, बोले अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम तो बजाएंगे जी, हम तो सुनेंगे। तो फिर ये गलत बात है, कहीं ना कहीं आप अपने अधिकार के लिए हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ही बहुत सारे नियम कानून बना दिए गए हैं। आज भी आप देखिए, गाना बजाना है तो उसका एक डेसिबल तय कर दिया गया है कि बस इतना ही डेसिबल तक आप आवाज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है, मर्यादा बांधा गया। तो चीज़ों का
दुरुपयोग ना हो जाए उसके लिए भी हमें सीमाएं बांधनी जरूरी होती है। खैर उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। फिलहाल समझते हैं कि दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। एक हो गया अनुसूचित जाति और एक और बनेगी अनुसूचित जनजाति, दो चीजें। और आपने अनुसूची भी पढ़ा होगा, जब भारत की संविधान में अनुसूचियां जो है उसमें भी बाकायदा इनके बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन कौन अनुसूचित जाति का होगा और कौन अनुसूचित जनजाति का होगा, इसके बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की गई है। ये छोड़ दिया गया है राज्य सरकार के ऊपर कि राज्य सरकार किसको अनुसूचित जाति का मानती है या राज्य सरकार किसको अनुसूचित जनजाति का मानती है, ये राज्य सरकार तय करे। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी राज्य में कोई जनजाति जो है या जाति जो है एससी वर्ग में आती है तो कहीं पर एसटी वर्ग में आती है। तो आपको ये अक्सर मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको सोचने समझने वाली बात नहीं है। बस इतना समझिएगा कि एससी एसटी के लिए तो नियम कानून बनाया गया है, लेकिन एससी एसटी कौन है इसके बारे में पूरा का पूरा छोड़ दिया गया है राज्य सरकार के ऊपर। ठीक है, राज्य सरकार तय करे कि आपके हिसाब से आपके राज्य के अंतर्गत कौन एससी समुदाय में आता है और कौन एसटी समुदाय में आता है। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता होगा? अब सोचिए, इमेजिन कीजिए। भारत एक महान नेता जो हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभव के बारे में लिखा है और यह अनुभव उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर 1901 में प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे कि जब वे केवल 9 साल के थे, वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरे गांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरे गांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसे कि हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। तो आप देखिए अगला पृष्ठ में इसकी कहानी में आपको दिखाई देगा। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था, हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगनी किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये आप उनके जीवनी से आप देख सकते हैं कि वे जो हैं हमारे भीमराव अंबेडकर साहब अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से लेकर 1956 के बीच में आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी भी है। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए।
दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। ये है हमारे कुछ प्रयास अंबेडकर साहब के, जिसको आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो ये कहानी को आपने पढ़ा, उस कहानी के माध्यम से आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि भाई यहाँ पर आप एक बच्चे हैं और आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो आप क्या सोचेंगे या फिर आपके अनुभव क्या होंगे। तो बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा। यानी आप अपने आप को अंबेडकर की जगह रख के भी सोच सकते हैं। अपने शब्दों में इसका वर्णन जरूर कीजिए। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ है, इसके बारे में भी आप जरूर अपना राय रखें। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। समानता के लिए फिर होगा संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए भी किया गया संघर्ष भी उसमें शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही उनके पास भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। आप देख सकते हैं कि केवल इसमें भारत की आज़ादी का ही आंदोलन नहीं है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी समुदाय हैं जो अपने ऊपर जो थोपी गई जो शासन की जो प्रक्रिया है, उसके खिलाफ भी वो लड़ना चाहते हैं। सामाजिक रूप से वो जो पिछड़ेपन का शिकार जिस वजह से हो चुके हैं, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं वे लड़ रहे हैं, ताकि उनको भी बराबरी का दर्जा मिले, उनको भी समानता का दर्जा मिले। जैसे महिलाओं को ही देखिए शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो उनको शिक्षा का अधिकार मिले। वोट देने का बहुत सारे लोगों को अधिकार नहीं था, तो उनको वोट देने का अधिकार मिले। अब देखिए भाई, यूरोप के कल्चर में वोट देने का ही अधिकार आप देखिए धीरे धीरे सबको मिला है, एक बैग सबको नहीं मिला है। जबकि हमारा जो संविधान है जिस दिन लागू हुआ उस दिन सबको एक बैग सब चीज़ें दे दिया। उन्हें ये नहीं देखा कि कौन इसमें महिला है और कौन इसमें पुरुष है, कौन पढ़ा है और कौन अनपढ़ है, उसको नहीं देखा। सीधे भाई सारे भारतीयों को हम उसी दिन से लागू कर दिए सारे नियम कानून को, जबकि यूरोप के समाज में सारी चीज़ें धीरे धीरे आई हैं। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिसके द्वारा खास जरूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो भेदभाव के तो कई एक आधार बन सकते हैं। अब प्रांतीय आधार पर भेदभाव होता है। ये तो जातीय आधार तो माने एगो तो अब माने पुरानी बातें हो गई, ये तो माने होता ही है। लेकिन अब प्रांतीय आधार पर कैसे होगा? आप बिहार मूल के हैं, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, सीधे आपको कहेगा ये तो बिहारी है भाई, है कि नहीं है? आप इस चीज़ को महसूस कीजिए। आप अगर असम में चले जाइए, फिर कहेगा बिहारी है। प्रांतीय आधार पर, वहाँ पर जाति प्रथा अब नहीं, वहाँ जाति को थोड़ा साइड करो। वहाँ पर आप देखो ये किस प्रांत से आ रहा है, और जिस प्रांत से आ रहा है उस तरीका की एक धारणा बन जाएगी। और धारणा बन जाएगी तो जाहिर सी बात है कि रूढ़िवादिता का शिकार समाज के लोग हो जाएंगे, और समाज के लोग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई आपके साथ भेदभाव करेंगे। और उनका मानना है कि बिहारी जो है ना, वो उनके रोजगारों को खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कारण बिहारी जो होते हैं वह कम पैसे में ही ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। और वहाँ के जो मान लो कि दूसरे प्रांत के जो निवासी हैं, उनका मानना ये है कि हमें भाई इस काम के लिए इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अब वहाँ पर बिहारी अगर जाएगा तो कम पैसा में भी कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में उनका मानना है कि हमारा जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं बिहारियों के द्वारा खत्म किया जा रहा है, वो खत्म किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि भाई उनको अब अपने राज्य से भगाओ, उनको अपमानित करो, उनको एक नीचा दिखाओ। बार 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 अगर कहीं पर भी चोरी हो रही है, कुछ भी अगर आपराधिक गतिविधियां हो रही तो सीधे बिहार का नाम ले लो, है ना। बहुत सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं। ये तो सामाजिक रूप से आपको देखने वाली बातें हैं भाई। अब यहाँ पर देखिए 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया, जो कि संविधान सभा का जिक्र हमने आपको किया था। और संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। हम लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर को ही देख लीजिए। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा
जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाए और समानता का अधिकार सारे लोगों को मिलना चाहिए, और जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाना चाहिए और इसके लिए एक कानूनी रूप तैयार करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जा रहा है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये जो छुआछूत है, समाज से भले दंडात्मक कार्रवाई भी कर लोगे तो तुरंत खत्म नहीं होने वाला है, तो उसको कहीं ना कहीं उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा ताकि लोग कानून के डर से भी इस चीज़ का त्याग करें। अब जैसे आज के डेट में देखो, एक समाज में व्याप्त है एक दहेज प्रथा, है ना, हम चर्चा भी कर रहे थे उसके बारे में। तो दहेज प्रथा जो कि समाज के लिए बहुत ही बेकार, नहीं सबसे बेकार चीज़ को समझो। इससे क्या हो रहा है कि भाई जो वाकई में गरीब परिवार है, जिसकी लड़की है, उसका शादी ढंग से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज का एक कुरीति है। अब इसके खिलाफ भी आप देखिए कई एक तरह के नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन क्या वाकई में फील्ड स्तर पर आपको लगता है कि दहेज प्रथा खत्म हो चुकी है? नहीं लग वही नहीं। अगर आप कितना भी नियम कानून बना लो और जब तक व्यक्ति के मन में उसके खिलाफ, जब तक ये अवधारणा ना बने कि ये वाकई में गलत चीज़ है, तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले हमें जो भी बच्चे होते हैं छोटा क्लास से ही, उनको इस तरीक़ा से ट्रेनिंग देना चाहिए, तब जाके एक प्रथा बनेगी, एक हमारा समाज विकसित होगा और उस बात को समझेगा कि भाई ये गलत है, ये सही है, और उसके बाद आगे आने वाली जो पीढ़ी आप तैयार करेंगे वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को गलत मान के चलेगी। ये होती है परिवर्तन। अब ये सोचोगे कि बुढ़वा लोग जो है, जिसके मन में पहले ही से पूर्वाग्रह बना हुआ है, अब उसको जाके सिखाओ, वो नहीं सीखेगा। वो जो है सो है भाई, वो समझने वाली बातों को नहीं समझेगा लोग जल्दी, वो अपनी ही बातों को ज़्यादातर करेगा। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद होने चाहिए। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है कि भाई हमारा समाज किस प्रकार से चलेगा, और यहाँ पर गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार से फायदा दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मानने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। तो हमने यहाँ पर अपने यहाँ लागू किया है पंथ निरपेक्षता, है ना, धर्म निरपेक्षता नहीं बाबू, पंथ निरपेक्षता। हमारा जो देश है ना वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म निरपेक्ष का मतलब होगा कि हम किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं। अब पंथ निरपेक्ष का नहीं, पंथ माने होता है पथ, पंथ जो शब्द है वो पथ से बना है, पथ माने रास्ता। ईश्वर को प्राप्त करने के कई एक रास्ते हैं, समझ गए बात को। ईश्वर को प्राप्त करने के कई एक रास्ते होते हैं, जैसे इस्लाम धर्म, ये धर्म नहीं पंथ है। इसी तरीका से आप ईसाई को देख लीजिए, ये भी एक पंथ है, एक रास्ता है। ये क्या सिखा रहा है कि हम ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब ईश्वर का नाम हम भले अलग अलग रख लें, कोई ईसा मसीह कहे, कोई गॉड कहे, कोई उसी में अल्लाह कहे, कोई राम कहे, है तो आखिर ईश्वर ही भाई। उनके पास पहुंचने के रास्ते आपने अलग अलग बना रखे हैं, पहुंचना तो सबको एक ही जगह पर है, समझ गए बात को। इसलिए अपना जो संविधान है उसमें कहा गया कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म जो है संस्कृत शब्द है, उसका मतलब होता है धार्यति इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है। आपके द्वारा जो धारण कर लिया जाएगा, जो आपका कर्तव्य हो जाएगा, वही आपका धर्म है। जैसे हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में बनाया गया मातृधर्म, यानी माता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, वही आपका मातृधर्म। पितृधर्म, पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। भातृधर्म यानी भ्राता जो है आपका, यानी कि जो आपका भाई है, उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य है। तो हमारे यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य से है, कर्म करने से है, समझ गए। अब पंथ का मतलब होता है ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग, रास्ता। तो हमारा जो राष्ट्र है उसका जो संविधान लिखा गया, तो उसमें बाकायदा याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष नहीं शब्द है, वहाँ पर है पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई सोच भी रहा तो नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हम किसी धर्म को मानते ही नहीं है। अब कोई भी मनुष्य दुनिया में हो, वो बिना धर्म का चल ही नहीं सकता है। धर्म मतलब कर्तव्य, बिना कर्तव्य का चल ही नहीं सकता है, समझ गए बात को। इसीलिए हमारा जो राष्ट्र है वह पंथ निरपेक्ष है। इसीलिए धर्म निरपेक्ष कहना कहीं ना कहीं गलत है। भले लिख दिया है छोटी कक्षाओं में तो आप इसको मान लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये शब्द को देखिए, यहाँ पर बाकायदा यही आपका प्रियम्बल्स है, यही आपकी प्रस्तावना है। और प्रस्तावना में आप देखिए यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर लिखा होगा कि भारत का संविधान, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में समझना है, छोटे स्तर पर समझना है कि अपने संविधान में किन किन बातों को रखा गया है, तो आप इसके प्रस्तावना को जरूर पढ़िए। और प्रस्तावना जैसे ही आप पढ़ेंगे तो इधर यहाँ पर सीधे लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
समझ गए? शब्दों पर पकड़ बनाइए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि हम अपने संप्रभु हैं, हमारे ऊपर किसी और का कब्जा नहीं, हम किसी और की बातें नहीं समझेंगे, हमारा राष्ट्र हमारी बातें भाई। अभी नहीं कि हम इंग्लैंड का गुलाम है, यहाँ पर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। उसके बाद से हम समाजवादी भी हैं, हम मोरल दे रहे हैं कि हम समाजवाद को प्रीफर कर रहे हैं। पंथ निरपेक्ष हैं, समझ में आ रहा है? समझ। उसके बाद से लोकतांत्रिक, यानी हमारा जो समाज है वो कैसा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। हमारी जो सरकार की पॉलिसियां हैं, ये सरकार जो चलाने की पद्धतियां हैं वो लोकतांत्रिक है। और हम एक गणराज्य भी हैं, यानी हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा जो पद है जिसका नाम राष्ट्रपति रखा गया है, वहाँ पर भी एक आम जनता जाके बैठ सकती है। किसी भी वंश परंपरा से वहाँ पर लोग नहीं बैठेंगे, वहाँ पर एक आम जनता भी जाके बैठ जाए। वही राष्ट्र जो है आपका गणराज्य है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को हम क्या देना चाहते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देना चाहते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना चाहते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उत्पन्न करवाना चाहते हैं। और इसी ध्यान में रखते हुए, इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारा जो संविधान है उसको तैयार किया गया है। इसलिए संविधान का जो की है, कुंजी जो है, प्रस्तावना है। समझ? की माने कुंजी। कुंजी मतलब शॉर्ट फॉर्म, मतलब हमको पूरा न पढ़ के छोटा स्तर पर ही समझ में आ जाए कि हमारा संविधान क्या लिखा गया है। तो आप भारत के प्रियम्बल्स यानी उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने जो संविधान सभा में बैठे हुए थे उन्होंने किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने संविधान को तैयार किया है। ठीक है। इसी तरीका से आप देखिए, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित माने स्वयं को ही अर्पित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हम भारत के लोग, ना कि हम संविधान सभा के लोग। है कि नहीं है? मैटर को क्लियर। संविधान कितना आसान है, पॉलिटिकल साइंस जैसा आसान कोई विषय थोड़ी ना होता है, बहुत आसान है। बस समझने का नजरिया होना चाहिए। समझ में अगर आ गया तो समझो कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सब अनुच्छेद अनुच्छेद तो ऐसा ही याद हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे अपने पूर्वजों का देन, किस तरीका से हमारे पूर्वजों ने अपने इस पूरे के पूरे विचारधारा को समझते हुए और देन फाइनली अपने संविधान को बनाया है। और इसी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसके मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये शब्द जो है ना भाई, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष ना होकर यहाँ पर होना चाहिए पंथ निरपेक्ष, क्योंकि आप अभी उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में देख रहे हैं। जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के इज्जत करते हैं। अब यहाँ पर आप आइए, तो आगे की जो कहानी है वो मेरी खत्म हो चुकी है। और इस प्रकार से हमारे जो छठा क्लास का अध्याय 2 है उसको हमने फिनिश मार दिया। और इस तरीका से आप एक और अध्याय को यहाँ पर समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अब अगली जो कक्षा होगी उसमें अध्याय 3 पर हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 8 अध्याय हैं। तो प्रत्येक दिवस अगर एक एक अध्याय भी हम लोग फिनिश मारें तो एक एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। और ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे मान लो बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि पंथ निरपेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना इसको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। पंथ निरपेक्षता का मतलब अलग है और धर्म निरपेक्षता का मतलब अलग है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो कैसा है, पंथ निरपेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है? पंथ निरपेक्ष है। और बाबा भीमराव अंबेडकर तो ये भी कह रहे थे कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष तो शब्द नहीं होना चाहिए। बाद में चलकर तो इन लोगों ने संशोधन किया और बाद में बताया कि नहीं नहीं इसको भी जोड़ देना चाहिए। और समाजवादी शब्द को भी हमने बाद में ही जोड़ा है। ठीक है, जब उस उद्देशिका बनी थी, उद्देशिका जब बनी थी उस समय समाजवादी शब्द नहीं था। बाद में इंदिरा गांधी की जब सरकार आएगी तो उनके शासनकाल में ही समाजवादी शब्द को जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम रूस को खुश करना चाहते थे।